हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम जो कि 13 मार्च 2022 को कंडक्ट हुआ है। तो आज के टॉपिक में हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करेंगे जो आगामी एग्जाम हैं, जैसे कि यूपी जुडिशरी एवं एमपी जुडिशरी एंड अदर्स कॉमन लॉ के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि हम लोग आज डिटेल से पेपर को डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चंस को जो तर्क पे आधारित हैं उनको तर्क के आधार पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर को। तो उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम जो 2022 में हुआ है 13 मार्च 2022 को, उसमें जो पेपर 4 सेट आते हैं, आज के टॉपिक में हम लोग सेट कोड जो है बी को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस सेम होते हैं सभी में, सिर्फ पैटर्न जो होता है ऊपर नीचे कर दिया जाता है। तो इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपके जो 50 क्वेश्चंस हैं वो जीके के आते हैं और 150 क्वेश्चंस हैं वो लॉ से रिलेटेड होते हैं, और 3 घंटे का जो है टाइम दिया जाता है। और इसमें जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 की होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो है लॉ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो 150 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम लोग जीके के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो भाग 2 जो है लॉ से रिलेटेड है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा है विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं प्रकट करने से संरक्षित करती है। तो फर्स्ट जो आंसर दिया गया है धारा 125, ये इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बताती है, और जो धारा 123 है वो स्टेट अफेयर्स के बारे में बताती है। 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में बताती है, और 122 जो है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज के बारे में बताती है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज को पूछ रहा है, तो इसमें आंसर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया है। यह साबित करने के बाहर कि उसके पास टिकट था, किसके ऊपर होगा? अभियोजन के ऊपर होगा, रेलवे प्रशासन पर होगा, या ये स्वयं जो है उसके ऊपर होगा कि टिकट परीक्षक पे होगा? तो ये जो क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 106 है उसके ऊपर आधारित है। तो इसमें आंसर जो है ए वाला सी जो है सही हो जाएगा, जिसमें जो ए है अभियुक्त उसके ऊपर होगा। साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था कि नहीं था। विशेष तथ्यों को साबित करने का भार जो होता है वो अभियुक्त के ऊपर ही होता है, और जो नॉर्मली होता है वो अभियोजन पर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य नहीं माना जाता है? तो मौखिक साक्ष्य के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं एविडेंस एक्ट में वो धारा 60 में दिए गए हैं, और प्राथमिक साक्ष्य के बारे में धारा 62 में दिए गए हैं, और विशेषज्ञों के साक्ष्य के संबंध में जो है धारा 45 से 51 तक में प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुसार जो हेर्से एविडेंस है इसके बारे में नहीं दिए गए हैं। तो पूछ रहा है किसको साक्ष्य नहीं माना जाता है, तो आंसर इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बहुत ही फेमस केस लॉ है। इस केस को दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि ये कहा गया था कि जो न्यायालय है वो महिलाओं के जो है आंसुओं के आधार पर बह गया था। तो जो ये केस है वो संस्कृति से संबंधित है, कन्फेशन से। इसमें आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है अन्य उपस्थिति से संबंधित है? तो धारा 10 जो है वो एजेंसी से रिलेटेड है, यानी कॉन्स्पिरेसी से, और धारा जो 12 है वो डैमेजेस इन सूट्स के बारे में प्रावधान करती है। धारा 13 जो है यूजेज एंड कस्टम के बारे में बताती है, और धारा 11 जो है प्ली ऑफ एलिवाई का सिद्धांत बताती है। तो इसमें सेक्शन जो है अन्य उपस्थिति से संबंधित धारा 11 है, इसमें आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पक्षद्रोही साक्षी, जिसको होस्टाइल विटनेस के नाम से भी जाना जाता है, जो साक्ष्य देने से मुकर जाता है, सत्य कथन नहीं करता है, उसको पक्षद्रोही साक्षी कहा जाता है। तो 154 में दिया गया है, सही है। साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, इम्पीचमेंट करना 155 में दिया गया, सही है। वित्तीय संसूचनाएं जो हैं वो धारा 126 में दी गई हैं। 124 में ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। तो ये जो मिलान सही नहीं है, आंसर सही हो जाएगा। और धारा जो 159 है वो रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में बताती है, तो ये भी सही है। तो जो सही नहीं है यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्वेश्चन नेगेटिव में पूछ रहा है पॉजिटिव में पूछ रहा है, तो सही नहीं है। तो इसमें ये जो मिलान सी वाला सही नहीं है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं
शपथ पत्रों, माध्यस्थम की कार्रवाइयों पर, न्यायिक कार्रवाइयों में या सभी पे। तो धारा 1 से पूछा गया है, जहाँ पर बताया गया है कि जो एविडेंस एक्ट है, पहले जो अभी 2019 में प्रावधान जोड़े गए हैं कि जम्मू कश्मीर को शब्द पहले लागू नहीं होता था, उसको हटा दिया गया है। तो 7 परिस्थितियां थी जिनमें जो है एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता था, जैसे कि आपका सिंपल है 4 टाइम ए, आर्मी, एयरफोर्स, एफिडेविट, आर्बिट्रेटर, और जो आपका है नेवल डिसिप्लिन एक्ट और नेवी एक्ट पे लागू नहीं होता है, जम्मू कश्मीर पे प्रभावी हो गया है। तो पहले जम्मू कश्मीर पे भी नहीं लागू था। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस पे लागू होता है, तो न्यायिक कार्रवाइयों पे लागू होता है, जैसा कि एफिडेविट और आर्बिट्रेटर पर लागू नहीं होता है। तो आंसर इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार का दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है सेक्शन 159 सॉरी 119 पे आया है, 119 पे आया है, जिसमें जो डम विटनेस के बारे में प्रावधान दिया गया है कि जो कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है, यदि वो अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख करके देता है या किसी माध्यमों से समझाता है, तो उसके साक्ष्य को जो है मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस समझा जाएगा। इसमें आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, किस बात में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को जो है न्यायालय ने संवैधानिक रूप से वैध अभिनिर्धारित किया है? तो देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो मामला है, इसमें धारा 27 की संवैधानिकता को वैध ठहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति न होने की अवधारणा किस धारा में प्रावधानित है? तो धारा 113 ये कहती है कि 7 वर्ष के भीतर अगर कोई महिला आत्महत्या करती है तो सुसाइड के बारे में बताया गया है। 113 भी दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया है। और 114 जो है इसमें न्यायालय कुछ तथ्यों को अवधारित करता है जिनको सही मानता है। और 114 जो बताती है कि बलात्संग के कतिपय अभियोजनों में सम्मति न होने की अवधारणा की जाती है। तो इसमें आंसर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, सामान्यतः कब सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो सूचक प्रश्न जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन यानी प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, रणजीत सिंह शाह बनाम श्रीमती सोमा शाह एवं अन्य जो हैं ऑल इंडिया रिपोर्टर 2016 NOC का मामला है, कलकत्ता का बात है। ये किससे संबंधित है? तो ये जो है DNA टेस्ट से संबंधित है। आंसर इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश बी के समक्ष विचारणा होते समय एक पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया। इस बात में क्या जो बी है यानी न्यायालय का परीक्षण हो सकता है? तो जो है न्यायालय का परीक्षण किया जा सकता है कि क्या घटित हुआ था, इसलिए आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, एक मुवक्किल ए अटॉर्नी बी से कहता है मैंने कूट रचना की है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतिष्ठा करें, क्या ये व्यक्तिगत संसूचना के अंतर्गत संरक्षित है? तो 126 के अंतर्गत ये प्रकटन से बिल्कुल संरक्षित है। आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के पेश किए जाने से संबंधित है जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिनका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था? तो यहाँ पर जो फर्स्ट आंसर दिया गया है धारा 130, ये प्रोडक्शन ऑफ राइटेड डीड के बारे में बताती है। और धारा 131 कहती है कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पर जो दिया गया है दस्तावेज एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो आंसर इसमें बी वाला सही हो जाएगा। और जो 129 है वो ये कहता है कि कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर के बारे में बताता है। और धारा 132 विटनेस नॉट एक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग के बारे में बताती है। तो आंसर इसमें जो है बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्षियों की आवश्यकता होती है? तो जैसा कि धारा 134 में कहा गया है कि कोई विशिष्ट जो है संख्या अपेक्षित नहीं की गई है, तो आंसर जो है इसमें ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या पेश करने या आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध किया गया है? तो जो धारा 162 है ये प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जैसा के ऊपर भी बताया था उसके संबंध में है। और 163 जो दी गई है वो
गिविंग एंड एविडेंस के बारे में बताती है, साक्ष्य के देने के संबंध में। और धारा 161 जो है वो एडवर्स पार्टी की रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा 165 जो है, ये आंसर इसमें लगा हुआ है, सही है, कि इसमें न्यायाधीश की इनहेरेंट पावर है कि वो किसी से बचकार से किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है, तो किस अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है? तो धारा 406 जो है ये मामलों का जो अंतरण है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके संबंध में प्रावधान करती है। जो सेकंड शेड्यूल है वो प्रारूप के बारे में बताता है सीआरपीसी का। फर्स्ट शेड्यूल जो है वो अपराधों का वर्गीकरण के संबंध में प्रावधान करता है, तो आंसर इसमें सी सही है। और धारा 482 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इसमें हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर दी गई हैं, अंतर्निहित शक्तियाँ दी गई हैं उच्च न्यायालय के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन मजिस्ट्रेट अन्वेषण अवधि में कुल 90 दिनों के लिए निरोध में रखने के लिए अधिकृत करते हैं यदि अपराध दंडनीय है, मृत्यु दंड से दंडनीय है, आजीवन कारावास से दंडनीय है और 10 वर्ष से अन्यून अवधि की कारावास से दंडनीय है। तो ये जो सभी हैं, अगर ऐसा कोई अपराध है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तो जो निरोध की अवधि है जुडिशियल कस्टडी वो 90 डेज की होगी। अगर 10 वर्ष से कम का कारावास है तो उसमें 60 डेज की होती है। तो ये चीज़ जो है बस 67 के अकॉर्डिंग आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 का संबंध किससे है? तो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों से संबंध जो है तो धारा 121 में दिया गया है। साक्ष्य कौन दे सकेगा? हु में विटनेस, तो आंसर इसमें बी सही है। और सह अपराधी के संबंध में धारा 133 में बताया गया है और साक्षियों की संख्या जो है धारा 134 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत साक्षी की भाव भंगिमा के बारे में मजिस्ट्रेट को टिप्पणियां अभिलिखित करने का उपबंध किया गया है? तो धारा 280 जो दिया गया है इसमें दिया गया है, आंसर आपका ये वाला सही है। धारा 288 जो है कमीशन को लौटा जाने के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 278 है जो साक्ष्य के पूरा होने पर क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में बताया गया है। धारा 270 जो है बंदी का जो है न्यायालय के समक्ष लाए जाने के संबंध में प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 482 में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? जैसा कि मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हाई कोर्ट के द्वारा, यानी हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं, तो आंसर इसमें बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 460 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अनियमितता कार्रवाई को दूषित नहीं करती है? तो धारा 460 में 6-7 ग्राउंड दिए गए हैं, जिसमें से ये आपका सेक्शन जो है 94 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी करने की प्रक्रिया को या कार्रवाई को दूषित नहीं करता है, तो आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा कोई भी मामला सशस्त्र न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है? तो धारा 209 और 323 के अकॉर्डिंग सुपुर्द किया जा सकता है। इसके साथ आप जो है सेक्शन 193 को भी रीड कर सकते हैं, तो इन पे आंसर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस डायरी का क्या अर्थ है? तो 172 के अंतर्गत अन्वेषण की कार्रवाई जो अभिलिखित की जाती है उससे संबंधित है, आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अविवाद सौदेबाजी से संबंधित अध्याय 21A किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 21A जो चैप्टर है ये कुछ मामलों में कंप्रोमाइज के संबंध में प्रावधान करता है, तो इसको जो है 2006 में जोड़ा गया था, जो 265A से लेकर के L तक दिया गया है, तो इसमें आंसर जो है डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A के अनुसार जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है वहां जो है पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को किस अवधि की सीमा के भीतर जो है जांच पूरी कर लेनी चाहिए? तो ये जो है 2 मंथ में कंप्लीट कर लेनी चाहिए, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा सामान्यतः जनता द्वारा कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को देने का दायित्व विनिहित करती है? तो धारा 37 ये कहती है कि कुछ मामलों में जनता जो है कब पुलिस की और मजिस्ट्रेट की सहायता कर सकेगी। 39, कुछ अपराधों की इत्तला जो है जनता के द्वारा दिया जाना, आंसर इसमें बी सही है। धारा 38 जो है जब कोई ऐसा अधिकारी जो वारंट का निष्पादन कर रहा हो उसकी सहायता के बारे में बताती है। और धारा 40 जो है वो ग्राम के मामलों में जो पुलिसकर्मी नियुक्त किए जाते हैं उनके कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया है।
तो इसमें आंसर जो है बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 के अंतर्गत पुलिस थाने का प्रशासनिक अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्ति हैं उनके मामलों में रिपोर्ट जो है किसको भेजता है, तो वो जिला मजिस्ट्रेट को भेजता है, डीएम को सेंड करता है। आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा मिथ्या साक्ष्य देने पर विचार के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित है। तो मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में जो धारा है वो 344 है, और धारा 345 में अपमान के बारे में बताया गया है। 342 जो है खर्चों के आदेश देने के संबंध में प्रावधान करती है, और 343 मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने पर प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो आंसर इसमें सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, दंड प्रक्रिया संहिता में पीड़ित शब्द की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो धारा 2W में दिया गया है। सम्मन केस 2WA में विक्टिम यानी पीड़ित की परिभाषा दी गई है, और जो 2B जो दिया गया है इसमें सब डिवीजन के बारे में बताया गया है। तो इसमें आंसर बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अन्वेषण या विचारणा के लंबित रहने तक प्रकृत व्यक्ति के जमानत पर छोड़े जाने का प्रावधान करती है। तो धारा 328 है वो अभियुक्त के पागलपन के बारे में प्रावधान करती है। धारा 330 जो है अन्वेषण या विचारणा के लंबित रहने तक प्रकृत व्यक्ति पर जमानत छोड़े जाने का प्रावधान करती है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर 330 जो धारा है ये सही है। 329 में कहा गया है कि न्यायालय के समक्ष विचारणा के बारे में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, और विचारणा 331 में विचारणा जो है पुनः चालू कब रखा जाएगा इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा बताती है कि सत्र न्यायालय में जो है अपील की सुनवाई कैसे होती है। तो धारा 381 जो है ये प्रावधान करती है कि सत्र न्यायालय में अपील की सुनवाई कैसे होती है। 380 में ये बताया गया है कि अपील जो है उसका विशेष अधिकार जो है अपील करने का विशेष अधिकार के बारे में बताती है। धारा 300 डबल जेपर्डी यानी कि जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 सब क्लास 2 में दिया गया है कि जिस व्यक्ति को एक बार अगर दंडित कर दिया गया है तो उसी अपराध के लिए उसको दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में प्रावधान धारा 300 सीआरपीसी की करती है। धारा 307 जो है क्षमादान की शक्ति बताती है, जिसमें धारा 306 में ये कहा गया है कि जो सीजीएम है, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है क्षमादान दे सकते हैं। तो 307 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकतम कितने अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया जा सकता है। तो धारा 107 के अंतर्गत पूछ रहा है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि अन्य मामलों में तो 1 वर्ष के लिए। यहाँ पर जो 106 से लेकर 110 तक के सीआरपीसी के प्रावधान जो दिए गए हैं जिसमें प्रतिभूति की बात की गई है, तो सिर्फ धारा 106 और 110 में 3 वर्ष के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है। बाकी जो 107, 108, 109 में है 1 वर्ष की ही प्रतिभूति ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है अपील की संक्षेपता खारिज करने से संबंधित है। तो धारा 320 जैसा कि सभी को पता होगा कि मामलों के समन के बारे में बताती है। पूरी लिस्ट दी गई है कौन से मामले जो है न्यायालय की अनुमति से समन योग्य हैं और कौन से मामले बिना अनुमति के समन योग्य हैं। तो और धारा 390 है वो दोष मुक्ति की दशा में जो है अपील की जाती है तो उसकी गिरफ्तारी के संबंध में बताती है। और जब धारा 381 है कि किन मामलों में अपील सुनी जाएगी, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका 83 वाला उसका है, और इसमें आंसर जो आपका डी वाला है कि अपील के संक्षेपता खारिज करने के संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 384 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है अपीलीय न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। तो धारा 386 जो है अपीलीय न्यायालयों की शक्ति से संबंधित है। बाकी जो सेक्शन 290 है ये बताता है कि विशेष कमीशन जो है उसके निष्पादन के बारे में बताया गया है। और धारा 300 जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं डबल जेपर्डी के बारे में बताती है। और धारा 395 रेफरेंस टू हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से न्यायालय आपराधिक न्यायालय बताए गए हैं। तो धारा 6 जो है सीआरपीसी की उसमें आपराधिक न्यायालय जो है 5 न्यायालय बताए गए हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है वो हाई कोर्ट दिया गया है। उसके बाद सेशन कोर्ट दिया गया है, न्यायिक मजिस्ट्रेट दिए गए हैं, महानगर मजिस्ट्रेट दिए गए हैं, और जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत जो है वो सभी आते हैं, तो इसमें आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, किससे संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में नहीं है। तो जो पुनरीक्षण है, पुनरीक्षण के संबंध में जो है रिवीजन के संबंध में जैसे कि धारा 399 दी गई है कि सेशन कोर्ट के द्वारा रिवीजन के बारे में बताया गया है, और धारा 400 में अतिरिक्त सेशन न्यायालय
जो है उनके द्वारा रिवीजन के बारे में बताया गया है। धारा 401 में हाईकोर्ट के द्वारा रिवीजन के बारे में बताया गया है। 395 में रेफरेंस टू हाईकोर्ट के बारे में बताया गया है। 300 और अपील के संबंध में पूरा चैप्टर दिया गया है, चैप्टर जो है 29 दिया गया है। लेकिन पुनर्विलोकन के संबंध में, रिव्यू के संबंध में सीआरपीसी में कहीं पे भी प्रोविजन नहीं दिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि सीआरपीसी में प्रावधान नहीं दिया गया है, तो आंसर इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 407 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो चैप्टर जो 31 है मंत्रों के बारे में बताता है, 406 से लेकर 412 तक में दिया गया है। तो 407 जो है, 406 में सुप्रीम कोर्ट, 407 में हाई कोर्ट, 408 में सेशन कोर्ट, इस तरीके से पूरा एक क्रम बना हुआ है। तो यहाँ पर जो 407 पूछ रहा है, तो ये जो मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित होगा। यहाँ पर हाई कोर्ट ये दिया गया है, तो आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। बाकी जो ये वाला आंसर है, इसमें 406 आ जाएगा, सत्र न्यायालय में 408 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, दंड प्रक्रिया संहिता में कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट संबंधित है, किस धारा के अंतर्गत संबंधित है? पहला जो दिया गया है धारा 292 दिया गया है, अधिकारियों के जो साक्ष्य हैं उनके बारे में प्रावधान करती है। और धारा 293 जो है कतिपय सरकारी विशेषज्ञों की रिपोर्ट से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो इस धारा 293 में दिए गए हैं। धारा 291 बताती है चिकित्सा साक्ष्य के बारे में बताती है। और धारा 294 जो है औपचारिक सबूत के बारे में बताती है। तो इस पे आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक व्यक्ति पर एक ही प्रकार के एक से अधिक अपराधों का अभियोग जो कि 12 माह की अवधि में किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में हैं या नहीं है, इनमें से कितने अपराधों के लिए एक ही साथ विचार या आरोप लगाया जा सकता है? तो कम से कम जो है 3। धारा 219 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है कि 3 अपराध जो है धारा 218 भिन्न अपराधों के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, ए ने बी के 2 दांत तोड़ दिए, ए ने कौन सा अपराध किया है? तो धारा 320 जो है आईपीसी की वो घोरोपति के बारे में बताती है। तो उसके अंतर्गत 320 के अकॉर्डिंग जो है घोरोपति का अपराध आ जाएगा, ग्रेवियस हर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को कितनी अधिकतम अवधि के लिए जो है राज्य सरकार बढ़ा सकती है? तो राज्य सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट 6 मंथ तक उसको इंक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, तो किस चैप्टर में दी गई है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा? तो चैप्टर 5A जो है उसमें आपराधिक षड्यंत्र के बारे में परिभाषा दी गई है। और चैप्टर जो 6 है वो राज्य के बारे में बताता है। चैप्टर 7 जो है वो सेना, नौसेना और वायुसेना संबंधित अपराधों के बारे में बताता है। चैप्टर 10 जो है वो लोक सेवकों के संबंध में प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने का जो अधिकार है वो धारा 103 में दिया गया है, जहां पर आपको 4 ग्राउंड्स मिलेंगे। तो पहला ग्राउंड तो आपका ये है कि रात्रि के वेतन में दिया गया है। दूसरा जो ग्राउंड है वो लूट के बारे में बताया गया है। तीसरा जो है वो अग्नि के द्वारा रिष्ट बताया गया है। यहाँ पर सिर्फ रिष्ट या गृह अत्याचार लिखा हुआ है, तो इसमें आंसर ये वाला जो सही नहीं है। बाकी जो चौथा, अब जब 300 सेक्शन आप 103 पढ़ेंगे तो उसका जो 4th दिया गया है, जिसमें चोरी या युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग न किया जाए इसका परिणाम मृत्यु होगा, तो वहाँ पर मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो जहाँ पे प्राप्त नहीं होता है तो गृह अत्याचार या रिष्टि में प्राप्त नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर नेगेटिव में पूछ रहा है। इसमें आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत कब शरीर के प्रति प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है? तो किन मामलों में विस्तारित हो जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 से पूछ रहा है, धारा 100 से, जिसमें 7 ग्राउंड्स दिए गए हैं। तो मृत्यु का भय है, इसमें भी होता है, व्यापरण में भी होता है, और अम्ल के द्वारा जो है ये आपका जो है 2013 में ऐड किया गया है। 7वां ग्राउंड है यही। तो ये सभी जो हैं इसमें आ जाएंगे, मृत्यु कारित करने में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, ए भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है, ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने जो है आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में जो प्रावधान दिया गया है वो धारा 120A में दिया गया है। राजद्रोह के संबंध में 124A में दिया गया है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के संबंध में जो प्रावधान है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, युद्ध करने का षड्यंत्र करना जो है वो धारा 121 में दिया गया है। तो इसका जो इलस्ट्रेशन दिया गया है उसके ऊपर आधारित है। आंसर इसमें सी वाला सही है। और आपराधिक न्याय भंग का जो प्रावधान है वो धारा 405 में दिया गया है आईपीसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा जो है अपराध करने में अक्षम के सिद्धांत पर आधारित है? तो धारा 82 जो है आपका फर्स्ट सेक्शन
आंसर दे रखा है। डोली इन कैपेक्स यानी अपराध करने में अक्षम शिशु के बारे में बताती है, यानी 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया गया कार्य कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। और 81 ये बताती है कि आप कोई भी बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कारित कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को असुविधा प्रतीत हो रही हो तो उनकी सहायता के लिए आप बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कर सकते हैं, जिसको आवश्यकता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो धारा है 84, ये विकृत के बारे में बताती है। इसको भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो मैकनाटन का नियम दिया गया है वो इसी धारा में दिया गया है। धारा 87 जो है वो सम्मति से किया गया कार्य के बारे में बताती है, जिसमें मृत्यु या घोर पायित कार्य की आशंका ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, बलात्संग की पीड़ित ताकि जो पहचान है या उसका प्रकटीकरण है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय है? तो धारा 228 में ये बताया गया है कि जो लोक सेवक के अपमान के बारे में प्रावधान दिया गया है, धारा 228 जो है वो पीड़िता की पहचान के प्रकटीकरण का जो है दंड के बारे में बताती है। इसके संबंध में एक बहुत ही फेमस केस ला है, निपुर बनाम भारत संघ 2017 का मामला है। धारा 229 जूरी एंड असेसर्स के बारे में जो उनका प्रत्यारोपण करता है उसके बारे में प्रावधान करती है। धारा 229 जो है, ये चारों जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति के द्वारा अगर वो न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो उसके बारे में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है धारा 229 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, यहाँ पर मिलान करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उद्यापन दिया गया है, तो उद्यापन जो है 383 में दिया गया है, ये ठीक है। डकैती के बारे में 391 में दिया गया है, ठीक है। लूट को धारा 390 में परिभाषित किया गया है, 389 में नहीं परिभाषित किया गया है। चोरी 378 में देगी, ये भी सही है। तो इसमें आंसर जो है सी वाला सही हो जाएगा। 389 में किस चीज़ को बताया गया है? तो अपराध का जो अभियोग है उसको लगा करके उद्यापन करने के संबंध में धारा 389 में बताया गया है, और 390 लूट के बारे में बताती है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाला एक जल्लाद जो है आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है? धारा 77 ये कहती है न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। धारा 76 विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति को यानी बाउंड बाय लॉ, और धारा 79 जस्टिफाइड बाय लॉ विधि द्वारा न्यायोन्मुक्त व्यक्ति के बारे में प्रावधान करती है। धारा 78 जो है कि न्यायालय के आदेश या अनुसरण में किए गए कार्य के बारे में प्रावधान करती है। तो जो न्यायालय के आदेश अनुसरण है उसके एग्जीक्यूशन में एक जल्लाद जो है फांसी की सजा को एग्जीक्यूट करता है, तो वो इस धारा के अंतर्गत दायित्व से उन्मुक्त है। तो इसमें आंसर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, एक कुत्ते को जेठ की सहमति के बिना जेठ को परेशान करने के आशय से जेठ के ऊपर कूदने के लिए उकसाता है। यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर जो ए ने अपराध किया है वो आपराधिक बल का प्रयोग किया है धारा 350 के अंतर्गत, और जो घोरोपति है वो धारा 320 में दी गई है। धारा 351 में हमला के बारे में बताया गया है, और मानहानि के संबंध में धारा 499 में बताया गया है। तो इस पर आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, ए सी की हत्या करने के लिए बी को उकसाता है, जो ऐसा करने से मना कर देता है, तो ये किस अपराध का दोषी है यहाँ पर? तो ये जो है हत्या के दुष्परिणाम करने का दोषी है। आंसर इसमें सी सही हो जाएगा धारा 107 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, एक जमींदार भाटक देने को विवश करने के लिए अपनी रैयत को यातना देता है। भारतीय दंड संहिता में ए किस अपराध का दोषी होगा, किस धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा? तो धारा जो 330 है इसका जवाब दृष्टांत जो देखेंगे इसमें 4 दृष्टांत दिए गए हैं ए बी सी डी। तो जो डी वाला दृष्टांत है उसमें दिया गया है कि एक जमींदार जो भाटक देने को विवश करने के लिए अपनी रैयत को यातना देता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 330 के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। तो इसमें आंसर सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अपनी पत्नी बी की मृत्यु में अभिवृद्धि करने के लिए आशय से बी को एक कमरे में बंद कर देता है और उसे कई दिनों तक खाना भी नहीं देता है। बी किसी तरह से वहां से भाग जाती है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ए ने जो है हत्या का प्रयास किया है धारा 307 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, भारतीय दंड संहिता में चोरी का अपराध दंडनीय है। तो यहाँ पर चोरी के अपराध को दंडनीय पूछ रहा है, किस धारा में दंडनीय है? तो धारा जो 379 चोरी के दंड के बारे में बताती है। धारा 380 जो है निवास गृह में चोरी के बताती है। 381 जो है सेवक के द्वारा मालिक के कब्जे की संपत्ति की चोरी के बारे में प्रावधान करती है, और धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है। तो आंसर इसमें जो है बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पीछा करने को अपराध के रूप में कब जोड़ा गया था? तो 2013 का अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें काफ़ी सेक्शन जोड़े गए हैं जो 3 फरवरी 2013 से प्रभावी हुआ है। तो इसमें आंसर जो है ए वाला एकदम सही है, क्योंकि जो पीछा करने से धारा
54A, B, C, D 4 धाराएं जोड़ी गई थी, तो जो D वाला है उस पर पीछा करने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, निम्नलिखित में से कौन घोर उपपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है। ये जो नहीं वर्ड है आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। किसी हड्डी को तोड़ना ये घोर उपपत्ति में आता है, धारा 320 के अंतर्गत। धारा 320 में जो है 8 परिस्थितियाँ दी गई हैं जो घोर उपपत्ति के अंतर्गत आती हैं। तो किसी को नपुंसक बनाना ये भी उसके अंतर्गत आता है। अस्थायी रूप से, जहाँ पर वर्ड अस्थायी आ जाए तो वो घोर उपपत्ति में नहीं आता है, जहाँ पर स्थायी वर्ड आएगा तो वो घोर उपपत्ति में आ जाएगा। तो इसमें आंसर जो है सी सही हो जाएगा। चौथा क्या कहता है कि ऐसी घोर उपपत्ति जिससे कि पीड़ित को कम से कम 20 दिन तक, जो 20 दिन है ये भी आपको ध्यान में रखना है, शारीरिक कष्ट हुआ हो तो वो भी घोर उपपत्ति में आ जाएगा। अगर यहाँ पे 19 दिन भी होता तब भी वो घोर उपपत्ति में नहीं आता। तो इसमें आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, भारतीय दंड संहिता के किस धारा में आत्महत्या का दुष्प्रेरण परिभाषित किया गया है। तो धारा 309 जो है आत्महत्या के प्रयास के बारे में बताती है। धारा 306 आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में बताती है। और 305 जो है शिशु की आत्महत्या का दुष्प्रेरण बताती है। और 308 जो है अपराधी मानववध का प्रयत्न बताती है। तो इसमें आंसर जो है 306 वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर आत्महत्या का दुष्प्रेरण दिया गया है। आत्महत्या जो इस सभी धारा 309, 306, 305 तीनों में प्रयोग हुआ है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर आत्महत्या का प्रयत्न है। धारा 306 में आत्महत्या का दुष्प्रेरण दिया गया है और 305 में आत्महत्या का दुष्प्रेरण, शिशु की आत्महत्या का दुष्प्रेरण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304B के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए कितना दंड दिया जा सकता है। तो दहेज मृत्यु के लिए जो दंड है वो कम से कम 7 वर्ष होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। तो इसमें आंसर जो है डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो जो बलवा के संबंध में प्रावधान दिए गए धारा 146 में दिए गए हैं। दंगा के संबंध में प्रावधान 159 में दिए गए हैं। दुष्प्रेरण के बारे में 107 में प्रावधान दिए गए हैं। और अपराध करने का जो प्रयत्न है वो धारा 511 में दिया गया है। तो इसमें जो आंसर है ए का दूसरा, और जो बी का है चौथा, सी का तीसरा है, और जो डी का है चौथा है। तो इसमें आंसर जो है सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, भारतीय दंड संहिता 1860 में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा इसके अंतर्गत दी गई है। तो 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। 107 में दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। और 120 में जो है आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, ये दीवार पर घिरे हुए स्थान में जेट को प्रवेश कराकर जेट को उसमें ताला लगाकर बंद कर देता है। तो ये किस अपराध का दोषी है। तो यहाँ पर जो ए है धारा 340 के अंतर्गत सदोष परिरोध का दोषी है। और हमले के संबंध में जो प्रावधान है वो 351 में दिए गए हैं। और सदोष अवरोध के संबंध में 339 में दिए गए हैं। तो इसका जो दंड है वो 341 में दिया गया है। सदोष परिरोध का दंड 342 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अंतर्गत चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। सॉरी, यहाँ पर पूछ रहा है आवश्यक तत्व है, ये पोस्टिंग में पूछ रहा है। तो चोरी के जो 5 आवश्यक तत्व दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा चोरी का आवश्यक तत्व है। तो चोरी के जो 5 आवश्यक तत्व होते हैं वो सबसे पहला ये हो कि जंगम संपत्ति हो, किसी के कब्जे में हो, कब्जा होना चाहिए, और विदाउट कंसेंट के ली जानी चाहिए, यानी कि बिना सहमति के ली गई हो, और डिसहॉनेस्टली इंटेंशन हो, बिना सहमति के हो, और उसको संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया गया हो। तो यहाँ पर जो 5 तत्व दिए जाते हैं चोरी के, उसमें से एक ही आपको तत्व मिल रहा है बेईमानी पूर्वक, यानी कि डिसहॉनेस्टली इंटेंशन जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर जो चोरी का आवश्यक तत्व है इस पे आंसर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में कितने प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया है। तो 5 प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है। पहला तो यही कि मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा जो कारावास है उसमें सादा या कठोर, और जो चौथा है संपत्ति की जब्ती, 5वां जुर्माना, एक छठा था आजीवन निर्वासन यानी देश निकाला, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इस समय जो वर्तमान में है वो 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया है आईपीसी की धारा 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 डी के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप के लिए सजा उपबंधित है। कितनी सजा उपबंधित की गई है। तो जो है ग्रीवियस इम्प्रिजनमेंट है, यानी कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ पर जुर्माना दिया गया। तो इसमें आंसर जो है ए वाला सही है। बाकी मृत्युदंड, आजीवन कारावास ये सब अलग अलग हो गए। तो इसमें जो सफिशिएंट आंसर है, एकदम एक्यूरेट आंसर
वो ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी को जो एक लोक सेवक है, ए रिश्वत की प्रस्तावना करता है, बी उस रिश्वत को प्रतिगृहित करने से इनकार करता है। ए ने भारतीय दंड संहिता में दंडनीय ने किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो धारा 114 जो है ये कहती है कि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति के बारे में बताती है। धारा 109 जो है वो दुष्प्रेरण के दंड के बारे में बताती है। 110 जो है वो डिफरेंट जो है एक्ट करता है अगर दुष्प्रेरक, उसके बारे में बताती है। 116 और 109 में इसमें दो आंसर्स जो हैं क्लिक कर रहे हैं। इन दो धाराओं में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको धारा 116 का दृष्टांत जब ये देखेंगे इलस्ट्रेशन फर्स्ट और 109 का इलस्ट्रेशन फर्स्ट देखेंगे तो दोनों में जो इलस्ट्रेशन आपको सेम मिलेगा, सिर्फ डिफरेंस इतना है, एक जगह जो है आपको डिनाई कर रहा है, एक जगह एक्सेप्ट कर रहा है। तो धारा 109 में जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है और 116 में डिनाई कर रहा है। तो जो डिनाई वाला ऑप्शन है इसमें आंसर आपका जो बी वाला एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, भारतीय दंड संहिता में अभित्याजक को संशय देना उपबंधित है, किस धारा के अंतर्गत? तो 136 के अंतर्गत, आंसर इसमें सी सही है। और धारा 131 जो है वो विवाह का दुष्प्रेरण के बारे में बताती है, विद्रोह का दुष्प्रेरण हो जाए उसके बारे में। धारा 135 सैनिक नौसैनिक वायुसैनिक के दुष्प्रेरण के संबंध में बताती है। धारा 137 जो है मास्टर की उपेक्षा के संबंध में प्रावधान के संबंध में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, ए एक बक्से में जो कि जेड का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में जेड चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए, तो ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ए ने जो है मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। मिथ्या साक्ष्य के संबंध में प्रावधान जो है वो आईपीसी की धारा 192 में दिए गए हैं। तो 192 का जो इलस्ट्रेशन फर्स्ट है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आंसर ए सही है। बाकी चोरी के संबंध में जो प्रावधान है वो 378 से लेकर के 382 तक में दिए गए हैं। लोक सेवक को क्षति करने की धमकी के संबंध में प्रावधान चैप्टर 10 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, भारतीय दंड संहिता में उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्वक संक्रमण फैलना संभाव्य हो के संबंध में उपबंध किस धारा में दिए गए हैं? तो धारा 268 जो है लोक न्यूसेंस के बारे में बताती है। धारा 271 करंटीन के नियम के बारे में बताती है। धारा 270 जो है परिदेशपूर्ण कार्य के संबंध में बताती है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि उपेक्षापूर्ण कार्य, तो धारा 269 में उपेक्षापूर्ण कार्य के बारे में बताया गया है, तो आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, भारतीय दंड संहिता में जीवन की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो 44 में क्षति के बारे में बताया गया है, 45 में जीवन के बारे में बताया गया है और 48 में बताया गया है जलयान के बारे में और 50 में धारा जो धाराएं होती हैं उनको परिभाषित किया गया है। धारा 50 में धारा को ही बताया गया है, तो इसमें आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, भारतीय दंड संहिता की धारा 41 किसकी परिभाषा को उपबंधित करती है? तो धारा 41 जो है विशेष विधि को परिभाषित करती है और धारा 42 स्थानीय विधि को बताती है। धारा 44 क्षति के बारे में, धारा 52 ये जो है वो संशय के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, ए बी को उकसाता है कि वे जेड की हत्या करने के लिए सी को उकसाए, बी तदनुसार सी को जेड की हत्या करने के लिए उकसाता है और तत्पश्चात सी जो है ऐसे उकसाने का अपराध करता है, तो कौन जो है हत्या का अपराध करने के लिए दोषी होगा? तो ये जो क्वेश्चन है वो आईपीसी के सेक्शन 108 पर आधारित है। तो 108 का स्पष्टीकरण जब आप 4 देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये जो तीनों हैं वो दुष्प्रेरण हत्या के लिए अपराधी सिद्ध होंगे। तो 108 का स्पष्टीकरण 4 का जो दृष्टांत ए है उसमें ये प्रावधान दिया गया है, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों जो है हत्या के अपराध के लिए दोषी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, भारतीय दंड संहिता की धारा 22 किससे संबंधित है? तो सदोष लाभ सदोष हानि, तो सदोष लाभ सदोष हानि जो एक की धारा में दिए गए हैं, जो धारा 23 में दिया गया है, बेईमानी धारा 24 में दी गई है और जंगम संपत्ति के बारे में धारा 22 में प्रावधान किए गए हैं, तो आंसर इसमें बी जो डी वाला है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, भारतीय दंड संहिता में न्यायालय की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो 19 में न्यायाधीश को बताया गया है और 21 जो है वो लोक सेवक के बारे में बताती है। धारा 20 जो है वो न्यायालय के बारे में प्रावधान करती है। धारा 22 ऊपर पूछा गया है, जंगम संपत्ति के संबंध में प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, ए ऐसे नगों को जिनको वे जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, हीरो के रूप में गिरवी रखकर जेठ से साथ से प्रवंचना करता है और तद्वारा जो है धन उधार देने के लिए जेठ को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इन्हें कौन सा अपराध किया है? तो चोरी के संबंध में प्रावधान 378 में दिए गए, छल के संबंध में 315 में दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है
इन्हें छल का अपराध किया है और संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग धारा 403 में दिया गया है, आपराधिक न्याय संहिता धारा 405 में दिया गया है। तो जो छल के संबंध में जो बेसिक फैक्ट है वो प्रवंचना जहाँ पे बढ़ रहा है तो वहाँ पर छल का अपराध घटित होता है। तो इसमें आंसर जो है बी वाला सही है। 415 आईपीसी की धारा है, उसका जो दृष्टांत फर्स्ट है और इलस्ट्रेशन जो 5 है उसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 भारतीय दंड संहिता की धारा 489 का संबंध किससे है? तो पहला जो दिया गया है, किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें कि माल रखा है, तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 487 में दिए गए हैं। संपत्ति चिन्ह 479 में दिया गया है। रिस्ट के बारे में 425 में बताया गया है। करेंसी नोटों या बैंकों के नोटों का कूटकरण जो है वो धारा 489 ए में दिया गया है। आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 ए, जेठ की जेब में हाथ डालकर जेठ की जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है। जेठ की जेब में कुछ ना होने के परिणाम स्वरूप ए अपने प्रयत्न में असफल रहता है, तो ए किस अपराध का दोषी है? तो यहाँ पर जो ए है वो चोरी करने के प्रयत्न का दोषी है। चोरी करने का प्रयत्न का जो अपराध है वो धारा 511 के इलस्ट्रेशन सेकंड में दिया गया है। इलस्ट्रेशन सेकंड से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रतिनिधि बात वर्णित है, किस धारा के अंतर्गत वर्णित है, किस ऑर्डर में वर्णित है? तो यहाँ पर ऑर्डर दिए गए हैं, तो ऑर्डर 1 रूल 6 जो दिया गया है, ये जो अंडर आप जो पार्टीज होती हैं पक्षकारों के संयोजन के बारे में प्रावधान करता है। 1 रूल 7 जो है वादी को संदेह की दशा में प्रतितोष के बारे में बताता है। 1 रूल 8 जो है प्रतिनिधि बात, यानी कि कई व्यक्तियों के संबंध में एक व्यक्ति बात ला सकता है, तो इसमें आंसर पूछ रहा है प्रतिनिधि बात 1 रूल 8 में दिया गया है। और 1 रूल जो 9 है, ऑर्डर 1 रूल 9 मिस ज्वाइंडर और 9 ज्वाइंडर यानी आवश्यक और अनावश्यक पक्षकार के बारे में प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मुजरा करने का नियम किस ऑर्डर में वर्णित है? नियम वर्णित है, तो ऑर्डर 8 रूल 6 में वर्णित किया गया है। इसमें जो आंसर है वो बी वाला सही हो जाएगा। और जो ऑर्डर 7 रूल 6 दिया गया है एक ग्राउंड्स बताता है एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 अभिवचन से क्या तात्पर्य है? तो अभिवचन के संबंध में प्रावधान जो है ऑर्डर 6 रूल 1 में दिया गया है, जिसमें बात पत्र और प्रतिवाद पत्र दोनों आते हैं। तो यहाँ पर बात पत्र और लिखित कथन WS, तो दस्तावेजी साक्ष्य नहीं आता है, साक्षी कथन नहीं आता है, तो इसमें जो आंसर है वो ए वाला सही हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं ऑर्डर 6 रूल 1 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक पक्षीय अज्ञाप्ति को रद्द करने के लिए प्रतिवादी आवेदन कर सकता है, तो ऑर्डर 9 रूल 13 के अकॉर्डिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस जुडिकेटा पूर्व न्याय रोकता है, अपील को दायर करने को रोकता है नहीं, बात को जारी रखने से रोकता है ये भी नहीं, निष्पादन की प्रक्रिया पे तो लागू होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि किसको रोकता है। तो धारा 10 जो है वो बात लाने को नहीं रोकती है, लेकिन धारा 11 जो है रेस जुडिकेटा वो बात दायर करने से मना करती है, तो इसमें आंसर जो है डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता के किस धारा में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है? तो न्यायाधीश की जो परिभाषा दी गई है वो धारा 2 उपधारा 8 में दी गई है। 2.4 में डिस्ट्रिक्ट को बताया गया है। 2.6 में जो है फॉरेन जजमेंट के बारे में बताया गया है। 2.12 में मेंशने प्रॉफिट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बैंक कार पर दिया गया चेक क्या है? तो ये जो बैंक कार पर दिया गया चेक आईपीसी की धारा 30 के अंतर्गत जो है वो मूल्यवान प्रतिभूति वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंतर्गत आएगा। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है। तो न्यायालय कमीशन के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं 75 से 78 तक धारा में दिए गए हैं और ऑर्डर 26 में भी प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए, बंटवारा के लिए, इन सभी के लिए न्यायालय जो है कमीशन जारी कर सकता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गार्निसी का अर्थ क्या है? एंड गार्निसी के संबंध में जो प्रावधान है वो ऑर्डर 21 के जो रूल 46 ए से लेकर आई तक में दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो निर्णीत ऋणी का ऋणी होता है उसको गार्निसी कहा जाता है। तो ऑर्डर 21 रूल 46 ए में गार्निसी को सूचना के बारे में बताया गया है। तो ए से लेकर आई तक जो गार्निसी के संबंध में प्रक्रिया प्रावधान दिए गए हैं।
आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, सिविल प्रक्रिया संहिता में रिसीवर प्रापक की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किस ऑर्डर में दिए गए हैं? तो ऑर्डर 44 जो है वो इंडिजेंट पर्सन के द्वारा अपील दाखिल करने के संबंध बताती है, और ऑर्डर 40 जो है वो 40 प्रापक यानी रिसीवर की नियुक्ति के बारे में बताता है, जिसमें 5 रूल दिए गए हैं। और ऑर्डर 42 जो है सेकंड अपील के संबंध में है, और ऑर्डर 45 सुप्रीम कोर्ट में अपील के संबंध में प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, प्रतिवादियों को प्रतिस्थापित समन तामील का उपबंध जो है किस धारा में दिया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रतिस्थापित तामील ऑर्डर 5 रूल 20 में दिया गया है, और 20A में जो दिया गया है ऑर्डर 5 रूल 20A में प्रकाशन के संबंध में दिया गया है, जैसा कि जो पेपर में छपाया जाता है उसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। और ऑर्डर 5 रूल 19 में एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर के बारे में बताया गया है। और जो ये ऑर्डर 519A है इसको तो रिपीट कर दिया गया है, ओमिटेड हो गया है। और ऑर्डर 5 रूल 21 जो है वो डॉक और इलेक्ट्रॉनिक के संबंध में तामील के संबंध में प्रावधान करता है। तो इसमें आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जैसे कि मोबाइल से मैसेज भेज करके जो सम्मन की तामील होती है, मोबाइल नंबर लिए जाते हैं प्रेजेंट टाइम में कोर्ट में, इसमें व्हाट्सएप किसी भी तरीके से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है तामील करा सकते हैं। तो इसके संबंध में ऑर्डर 521 में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, निम्नलिखित में से कौन जो है साम्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो साम्य के सिद्धांत पर जो है विबंध का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, पूर्व न्याय का सिद्धांत संबंधित है। तो पूर्व न्याय का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो इसका सिद्धांत जो है वो एकदम मैंडेटरी यानी आज्ञापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, डिक्री का निष्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो धारा 38 जो है सीपीसी की कहती है कि डिक्री या तो पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा निष्पादित की जाएगी, या 39 जो है जिसके द्वारा सेक्शन 39 कहता है कि जिसको अंतरित की गई उस न्यायालय के द्वारा एग्जीक्यूट की जाएगी। तो इसमें जो आंसर है वो सी वाला सही हो जाएगा, धारा 38 39 को साथ में पढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, एक डिक्री हो सकती है। तो धारा 2 की उपधारा 2 में डिक्री की परिभाषा दी गई है। तो कोई भी डिक्री प्रारंभिक या अंतिम या फिर अंशतः प्रारंभिक या अंशतः अंतिम हो सकती है। तो ये सभी डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, स्थावर संपत्ति से संबंधित बात दायर किया जा सकता है एक ऐसे न्यायालय में जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत जो है प्रतिवादी निवास करते हैं या प्रतिवादी व्यापार करते हैं या संपत्ति स्थापित है या संपत्ति स्थित है। तो ये सभी जो ग्राउंड्स हैं धारा 16 के अंतर्गत आ जाएंगे। धारा 20 को साथ पढ़ने से भी क्लियर होता है। तो आंसर इसमें डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, सिविल प्रक्रिया संहिता में दुकान का बही खाता पेश करना उपबंधित है किस धारा किसके अंतर्गत है? तो ऑर्डर 7 रूल 17 में दिया गया है कि दुकान का बही खाता पेश करना। बाकी ऑर्डर 7 रूल 10 में दिया गया है रिटर्न ऑफ लेंट। और ऑर्डर 7 रूल 11 से लेके रूल 13 तक जो दिए गए हैं वो रिजेक्शन ऑफ लेंट के बारे में। ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ लेंट जो इसके ग्राउंड दिए गए हैं 6 ग्राउंड दिए गए हैं। और ऑर्डर 7 रूल 12 में प्रक्रिया दी गई है। और ऑर्डर 7 रूल 13 में बताया गया है कि जो आप अगर प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है तो उसके संबंध में आप नया बात दोबारा ला सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश जो है 8 एवं नियम 1 किससे संबंध है? तो ऑर्डर 8 रूल 1 जो है वो WS से संबंधित है यानी रिटर्न स्टेटमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है? तो जो CPC के अंतर्गत अपीलेट कोर्ट है उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं? साक्ष्यों का मूल्यांकन करना, बात को पूर्णतः निर्णित करने का कर्तव्य, साक्ष्यों की पुनः समीक्षा करना। तो ये सभी ये जो क्वेश्चन है वो 107 पर आधारित है जिसमें अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो उसके अंतर्गत जो उनकी ड्यूटी है वो इनहेरेंट है, ये सभी उनके कर्तव्य होते हैं। अपील न्यायालय जो इन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है धारा 107 के अंतर्गत। आंसर इसमें डी सही है। निष्ठ क्वेश्चन है 149, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 संबंधित है। तो 53 जो कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है, 54 लंबित धारा 52 लंबित बात का सिद्धांत संबंधित है, धारा 41 दस्यमान स्वामी से संबंधित है, और जो धारा 53 ये है भागी पालन से संबंधित है। तो इसमें आंसर जो है लंबित बात लिस्पेंडेंट के सिद्धांत से संबंधित है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंट। तो इसमें आंसर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 प्रवृत्त हुआ है। तो 17 फरवरी को ये एनेक्टमेंट यानी अधिनियमित हुआ था और 1 जुलाई 1882 को
लागू हुआ था, तो प्रवृत्त हुआ था। इन्फोर्समेंट डेट जो है 1 जुलाई 1882 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, किसी संपत्ति के अंतरण से उद्भूत आय के संचयन का आदेश जो है वैध है। कब वैध है? तो संचयन का जो आदेश वैध होता है अंतरक के जीवन तक, और दूसरा है अंतरक की तारीख से 18 वर्ष की आयु तक, धारा 17 के अकॉर्डिंग। जो आंसर इसमें है ये वाला सही है, और जो थर्ड है ये सही है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर इसमें सेकंड बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 152, यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान कैसा होगा? तो दान शून्य होगा। इसके संबंध में जो प्रावधान है दान के संबंध में, गिफ्ट के संबंध में चैप्टर 7 जो दिया गया है 122 से लेकर 129 तक में दिए गए हैं, तो धारा 122 में प्रावधान दिया गया है, यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान जो है शून्य हो जाएगा। धारा 122 पर आधारित प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 137 के लागू होने से निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख को बाहर रखा गया है? केवल शेयर को, केवल विनिमय बिल को, तो इन दोनों को बाहर रखा गया है। इसमें आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निहित हित है। अंतरक की मृत्यु हो जाने पर विफल, अंतरती की जो मृत्यु हो जाने पर विफल, तो इसमें आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो निहित हित है वेस्टेड इंटरेस्ट वो विफल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, निम्नलिखित में से कौन जो है स्थावर संपत्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन है धारा 3 पर आधारित है। धारा 3 में स्थावर संपत्ति की परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति में खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घास नहीं आती हैं। तो पूछ रहा है कि क्या सम्मिलित है? तो सम्मिलित तो धारा 3 के अकॉर्डिंग जो है स्थावर संपत्ति की परिभाषा है, उसमें भूमि में मूलित पेड़ और झाड़ियाँ सम्मिलित हैं। तो इसमें आंसर ए सही हो जाएगा। क्या सम्मिलित नहीं है? खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घास नहीं आती हैं स्थावर संपत्ति के अंतर्गत, तो ये तीनों नहीं आती हैं। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, बी को ए कोई खेत पट्टे पर इस शर्त पर देता है कि वो 1 घंटे में 100 मील पैदल चले, तो ये पट्टा कैसा है? तो ये पट्टा जो है वाइड है, शून्य है। तो पट्टा के संबंध में जो प्रावधान है वो चैप्टर 5 में 105 से लेकर के 170 तक में दिए गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है उस चैप्टर पर आधारित नहीं है। ये क्वेश्चन जो है धारा 25 सशस्त्र अंतरण पर आधारित है। धारा 25 का जो इलस्ट्रेशन ए है उसमें ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव में क्वेश्चन पूछ दिया है, तो यहाँ पर स्थावर संपत्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? खड़ा काष्ठ, भूमि, भवन, मशीनरी, ये सब जो है खड़ा काष्ठ को छोड़कर बाकी सभी जो है स्थावर संपत्ति में सम्मिलित होते हैं। तो स्थावर संपत्ति में खड़ा काष्ठ, उगती घास और घास सम्मिलित नहीं होती हैं, तो इसमें आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए संपत्ति का सीधे अंतरण करना, तो ये शून्य है, सीधे अंतरण नहीं किया जा सकता है। धारा 13 जो है उसके संबंध में जो अंतरण है वो ट्रस्ट बना करके किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, कौन सा जो है अनुज दावा नहीं है? तो कौन सा इसमें अनुज दावा नहीं है? अंतःकालीन लाभ अनुज दावा नहीं है, बाकी ये सभी एक्सक्लेमेबल क्लेम है। जीवन बीमा निगम से राशि पाने का अधिकार अनुज दावा है। भविष्य में दे बकाया धनराशि और भंग साझेदारी से हिस्सा या लेख प्राप्त करने का अधिकार अनुज दावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 63 का संबंध किससे है? तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो धारा 63 है वो बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि से संबंधित है। इसमें आंसर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी जो धारा है दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन के संबंध में प्रावधान बताती है? तो धारा 8 जो है रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। धारा 10 जुडिशियल सेपरेशन से संबंधित है। धारा 11 वाइड मैरिज बताती है। धारा 12 बायोडेबल मैरिज, तो और धारा 9 जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो इसमें आंसर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 में हिंदू की परिभाषा दी गई है, निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदू नहीं है? तो बौद्ध, जैन, सिख ये तीनों हिंदू में आते हैं। पारसी जो है, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी जो हैं ये हिंदू की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 13 के अंतर्गत है कि हिंदू अप्राप्त व्यय के लिए संरक्षक नियुक्त या घोषित करते समय प्रमुख विचारण किस पर होता है? तो प्रमुख विचारण जो है वो
अप्राप्त वैयक्तिक कल्याण के संबंध में होता है धारा 13 के अंतर्गत। आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाया भाग के लेखक कौन है या प्रवर्तक कौन है? तो दाया भाग के जो प्रवर्तक हैं वो जी मूतवाहन हैं और जो विज्ञानेश्वर हैं वो मिताक्षरा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताक्षरा एक भाग से टिप्पणी है किस पर आधारित है? तो ये जो है याज्ञवल्क्य मिताक्षरा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के समय कन्या का गर्भिणी होना। तो कन्या का गर्भिणी होना विवाह को प्रभावित नहीं करेगा, विवाह को शून्य करने कर दिए जाने का आधार होगा, विवाह को शून्य करार देने का एक आधार होगा, तथ्य के आधार पर विवाह को अवैध बना देगा। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 12 में दिए गए हैं। शून्य करनी तो 12 का जो उपधारा 1 है उसके डी में दिया गया है कि विवाह जो है वो शून्य करनी कर दिए जाने का एक आधार होगा विवाह के समय कन्या का गर्भिणी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित जो है नहीं की जा सकती है? तो वृत्तिकाएं जो सैनिक को अनुज्ञात हों, भरण पोषण का अधिकार, किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने का संभावना का अधिकार। तो धारा 6 के जो 10 अपवाद दिए गए हैं कि क्या अंतरित नहीं किया जा सकता है, क्या अंतरित किया जा सकता है, तो 10 अपवाद जो दिए गए हैं क्या अंतरित नहीं किया जा सकता है, तो उस 10 में से ये तीनों आते हैं। तो आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आधार केवल पत्नी को तलाक के लिए उपलब्ध किया गया है? तो पत्नी 13(2) के अंतर्गत जो प्रावधान है वो पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन का अपराध जो है वो सिर्फ पत्नी को प्राप्त है। इसमें आंसर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि एक पुरुष एक अधिक विधवा छोड़कर मर जाता है, एक से अधिक विधवा को छोड़कर मर जाता है, तो वो सभी विधवाएं जो हैं संयुक्त रूप से वर्ग 1 में परिणित अन्य उत्तराधिकारियों के बराबर एक हिस्सा प्राप्त करेंगी। इसके संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 10 में दिए गए हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की। तो आंसर इसमें ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत विवाह के पंजीकरण के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो धारा 7 जो है सेरेमनी के बारे में बताती है, संस्कार, और धारा 8 जो है रजिस्ट्रेशन के बारे में बताती है, धारा 10 जुडिशियल सेपरेशन, धारा 11 वाइड मैरिज के बारे में। तो आंसर इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत रूढ़िगत तलाक को बचाकर रखा गया है? तो धारा 29 सब क्लास 2 में है जो रूढ़ियों को व्यावृत्तियों यानी सेविंग्स के बारे में बताया गया है। जो धारा 30 है इसको रिपील कर दिया गया है, ये धारा रिपील हो गई है। धारा 16 जो है लिजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, इसको रिलेट कर सकते हैं आप एविडेंस के सेक्शन 112 से 112 से। धारा 13 भी जो है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट यानी कि पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक दत्तक लिए जाने वाले बच्चे की आयु मान्य रूढ़ी के अभाव में पूरी नहीं होनी चाहिए। कितनी पूरी नहीं होनी चाहिए? तो 15 वर्ष पूरी जो है नहीं होनी चाहिए, 15 वर्ष से कम। लेकिन अगर जहाँ पर कोई भी ऐसी रूढ़ी या प्रथा है जो कहती है तो वहाँ पर 15 वर्ष से अधिक बच्चे को भी गोद दिया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर रूढ़ी प्रथा प्रभावी नहीं होगी वहाँ पर धारा 10 की जो सब क्लास 4 है वो प्रभावी होगा। 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दत्तक लिए जाने वाले बच्चे की आयु जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षता अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक हिंदू अवयस्क विवाहिता लड़की का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? तो यहाँ पर पूछ रहा है हिंदू अवयस्क और विवाहिता लड़की का जो है नेचुरल गार्जियन कौन होता है? तो उसका पति जो होता है अवयस्क है कुछ भी हो। धारा 6 सब क्लास 6 में सी में दिया गया है कि अविवाहिता जो विवाहित लड़की है उसका संरक्षक जो है नैसर्गिक संरक्षक उसका पति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 हिंदू विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है भरण पोषण पाने के लिए अधिकृत नहीं है? तो धारा 24 स्पष्ट रूप से कहती है कि भरण पोषण पाने के लिए व्यक्ति को हिंदू होना चाहिए। तो तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार है। न्यायिक रूप से पृथक रह रही पत्नी वो भी हकदार है, जब तक कि वो अपना विवाह नहीं कर लेती तब तक हकदार रहती है। लेकिन एक पत्नी जो हिंदू नहीं रह गई है तो हिंदू विधि के अनुसार जो है धारा 24 हिंदू भरण पोषण अधिनियम में जो दिया गया है कि भरण पोषण पाने के लिए व्यक्ति का हिंदू होना चाहिए। तो इसमें आंसर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस बात में भारत की उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया है कि पुत्रियां जीवन पर्यंत हैं ना कि 2005 के बाद से हैं? तो विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा का जो मामला था इसमें निर्धारित किया गया था। आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 धर्मजता की स्थिति हिंदू विधि में मान्य होती है। वैध विवाह के बच्चों की भी मान्य होती है, शून्यकरणीय विवाह के बच्चों की भी मान्य होती है और शून्य विवाह के बच्चों की भी मान्य होती है।
धारा 16 रीड विथ सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। धारा 16 लिस्टिमेसी आप चालू जाती है, यानी शून्य और शून्यकरणीय विभाग के जो बच्चे हैं वो बच्चे वैध माने जाएंगे। तो इसमें आंसर जो डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक अप्राप्त व्यय का विवाह। तो एक अप्राप्त व्यय यानी अवैध का जो विवाह है वो कैसा विवाह होगा? वैध, शून्य, शून्यकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो अप्राप्त व्यय का विवाह जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 जो है कहती है कि जब सप्तपदी जो दी गई हैं, जब सप्तपदी की 7वां पद पूरा हो जाता है तो विवाह वैध हो जाता है। लेकिन अगर अप्राप्त व्यय के द्वारा विवाह हुआ है तो वो विवाह वैध माना जाएगा, परंतु दंडनीय होगा। तो यहाँ पर आंसर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 के अंतर्गत आश्रित शब्द का क्या अर्थ है? केवल पिता, केवल माता, विधवा, जब तक कि पुनर्विवाह ना कर ले, तो ये सभी जो है धारा 21 के अंतर्गत आश्रित के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, दत्तक मीमांसा और दत्तक चंद्रिका का संबंध किससे है? तो दत्तक से है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180, हिंदू विधि में सरल रसल बनाम रसल का बाद निम्न में से किससे संबंधित है, किस विषय से संबंधित है? तो ये जो है अभित्याग से संबंधित है, आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपबंधित करती है कि कार्रवाइयां बंद कमरे में संचालित होंगी? तो धारा 22 जो है ये प्रावधान करती है। धारा 21 सीपीसी के प्रावधान लागू होने के संबंध बताती है, और धारा 21C जो है वो पिटीशन के बारे में बताती है, 21वीं ट्रायल के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुन्नी विधि में मान्यता नहीं देती है। सुन्नी विधि किसको मान्यता नहीं देती है? तो सही विवाह का तो सभी मान्यता देते हैं, और जो मुता विवाह है सुन्नी विधि मुता विवाह को मान्यता नहीं देती है। फासिद जो है यानी कि इरेगुलर मैरिज जो है वो रेगुलराइज की जा सकती है, उसको मान्यता भी मिल सकती है। शून्य विवाह को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता है। तो जो सुन्नी विधि मान्यता नहीं देती है तो वो मुता विवाह को मान्यता नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, 4 पत्नियों के रहते हुए एक मुस्लिम पुरुष ने 5वीं शादी कर ली, ये 5वां विवाह कैसा है? तो ये 5वां विवाह जो है वो इरेगुलर अनियमित है, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 4 के अनुसार एक मुस्लिम पत्नी का धर्म परिवर्तन करना तो जो है स्वयं उसके विवाह का विच्छेद नहीं करता है। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है धारा 4 जो है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी मुस्लिम पत्नी अगर धर्म परिवर्तित करती है तो स्वयं उसके विवाह का विच्छेदन नहीं होगा, आंसर इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जो है वैध हिबा दान के लिए आवश्यक नहीं है? तो दान की घोषणा करना आवश्यक है, दान की स्वीकृति ये भी आवश्यक है, दानदाता द्वारा दान ग्रहता को संपत्ति का कब्जा दिया जाना वो भी आवश्यक है, दान संबंधी लिखित दस्तावेज का प्रमाण होना ये आवश्यक नहीं है। यहाँ पर दान जो है मुस्लिम विधि के अंतर्गत मौखिक रूप से भी किया जा सकता है। इसीलिए जो टीपी के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं चैप्टर 7 में 122 से 129 तक, वहाँ पर जो सेक्शन 129 दिया गया है कि मोमडन विधि पर जो है इसके प्रभाव नहीं होंगे। तो इसमें आंसर जो है डी वाला से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186, एक मुस्लिम महिला किसी गैर मुस्लिम के साथ विधिमान विवाह कर सकती है, किसके अधीन कर सकती है? तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 इसके अकॉर्डिंग कर सकती है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, हिंदू अप्राप्तता और संरक्षितता अधिनियम 1956 की धारा 11 के अंतर्गत कौन एक हिंदू अप्राप्त व्यय की संपत्ति का बैलन करने के लिए अधिकृत नहीं है? तो जो है डी फैक्टो गार्जियन यानी कि वस्तुतः संरक्षक ये अधिकृत नहीं है, बाकी सभी कर सकते हैं, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188, मुस्लिम विधि के किस स्कूल में मुता विवाह मान्य है? तो इस्ना असारिया जो है इसमें मुस्लिम जो मुता विवाह है उसको मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक वक्फ का वैध उद्देश्य नहीं है? तो अली मुर्तजा के जन्म दिवस को मनाना, ईदगाह के लिए धन अनुदान देना, फकीरों को धन भुगतान करना, तो जो उद्देश्य नहीं है वो एक पूर्ण अजनबी के हक में किया गया वक्फ, ये उद्देश्य नहीं है, आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक अवैध की संपत्ति का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत अवैध का जो नैसर्गिक संरक्षक होता है वो पिता होता है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इद्दत की अवधि के दौरान मुस्लिम महिला से विवाह करना, तो ये अनियमित इरेगुलर मैरिज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, मुस्लिम विधि में जब पति और पत्नी परस्पर सम्मति से तलाक चाहते हैं तो ये तलाक कैसा कहलाता है? तो ये मुबारात कहलाता है, आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है मुख्तारनामा के संबंध में उपधारणा
बताती है। तो मुक्तारनामा के संबंध में जो सेक्शन है वो 85 में दिया गया है, पावर ऑफ अटॉर्नी। आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं? तो 167 धाराएं हैं और 11 अध्याय हैं, जिनको 3 पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? तो धारा 3 में जो है 10 परिभाषाएं दी गई हैं। कोर्ट, फैक्ट, रेलिवेंट, एविडेंस, प्रूफ, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, इंडिया। तो वहाँ पर जो है संस्कृति है, कन्फेशन नहीं दिया गया है। आंसर इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक ही समयवार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है। तो रेस हिस्ट्री से जाना जाता है, धारा 6 से संबंधित है। और जो अन्य उपस्थिति के तर्क के रूप में धारा 11 को जाना जाता है। स्वीकृति जो है 17 से लेकर के 23 तक में दी गई है। मृत्युकालीन कथन जो है वो धारा 32 और 33 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्मृति ताजा करने से संबंधित है? तो धारा 159 जो है वो रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में बताती है। तो आंसर इसमें जो है ये वाला सही है। और 158 जो है वो रिलेवेंसी बताती है। धारा 32 और 33 की जो है उसके संबंध में इसको जो है रिलेवेंट समझा जाएगा। धारा 155 इम्पीचमेंट के बारे में बताती है। और 160 जो है रिफ्रेशिंग मेमोरी से संबंधित ही है धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200, मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विवाह विच्छेद यानी तलाक का प्रकार नहीं है? तो हसन या तलाक और तलाकुल बिद्दत और खुला, ये जो है तीनों हैं विवाह तलाक के प्रकार हैं। लेकिन इद्दा जो है ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इद्दा विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 50 क्वेश्चन जीएस के उनको एक बार देख लेते हैं। तो जो पार्ट 1 है वो सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। आंसर इसमें डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो न्यायाधीश का कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष हैं उनका 5 वर्ष का होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो संयुक्त अधिकार मानव अधिकार आयोग जो है इसको बदल करके प्रतिस्थापित कर दिया गया है मानव अधिकार परिषद के द्वारा, ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विधि मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद जो है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का प्रावधान करता है जो संविधान के निर्वचन के लिए प्रयोज्य है? तो आर्टिकल जो है 367 है। इसमें आंसर बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है? तो हॉलैंड ने कहा है। आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, वर्ष 2020 में कौन से संघ राज्य क्षेत्र एक दूसरे में विलयन हुए हैं? तो दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली ये जो है 2020 में 31 दिसंबर 2020 को एक साथ सम्मिलित कर दिए गए हैं। तो इसमें आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अधिनियम 2019 द्वारा किस संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है? तो संघ राज्य क्षेत्र जो धारा 370 के क्लास 1 और 2 को समाप्त किया गया है। 370 का क्लास 3 अभी भी पुनर्जीवित है। तो उसमें जो स्टेट का दर्जा समाप्त कर करके जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया है जम्मू कश्मीर को, लद्दाख इसमें है नहीं आंसर में। तो यहाँ पर आंसर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से किस राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप हाई कोर्ट की लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसा कोई भी स्टेट नहीं मिलेगा जहाँ पर ये लिखा हो कि उसके पास अपना उच्च न्यायालय है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम ये जो हैं तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अरुणाचल हो गया, असम हो गया और जो मिजोरम हो गया ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो सकता है गोवा वाला सही हो, क्योंकि इसके संबंध में अभी कोई लिखित में प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 संख्या हो गई है।
24वां जो उच्च न्यायालय था वो हैदराबाद में 2019 में स्थापित हुआ था तेलंगाना का, और जो 25वां उच्च न्यायालय 2019 में स्थापित किया गया है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। तो इस समय वर्तमान में टोटल जो है 25 हाई कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब प्रवर्तन में आया है? तो यहाँ पर प्रवर्तन इन्फोर्समेंट पूछ रहा है कि कब प्रवर्तन में आया है। तो 1 जनवरी 2014 को प्रवर्तन में आया था, लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है वो 2013 कहा जाता है। तो इसमें आंसर प्रवर्तन के बारे में पूछ रहा है, इन्फोर्समेंट कब हुआ है। तो 1 जनवरी 2014 को हुआ, तो यहाँ पर 2014 वाला आंसर सही हो जाएगा, 2013 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पर पूछ रहा है अस्थायी अध्यक्ष, और जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो पंडित जवाहरलाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आंसर इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची उल्लंघित करती है, किससे संबंधित है? तो जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां दी गई हैं, तो 12वीं जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। निर्वाचन के संबंध में प्रावधान जो है धारा 324 में दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन जो हुआ है वो 2019 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, यूरोपियन संघ के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यूरोपियन सदस्यों की जो कुल संख्या है प्रेजेंट टाइम में वो 27 है। आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? तो 25 दिसंबर 2021 को प्राप्त हुई थी। तो आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि और युद्ध में विधियों के अंतर्गत मित्र देशों की सेनाओं के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आयोजित सैन्य अभिकरणों की एक श्रृंखला बनी थी? तो ये जो है पिलियस विचारणा जो है ये बनी थी। आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित बातों में से किस बात में ये कहा गया है कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें डाउट है, इसका अगर आंसर आप लोगों को पता तो प्लीज़ कमेंट में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 2021 में भारत की उषा राव मोनारी को संयुक्त राष्ट्र संघ के किस एजेंसी के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूएनडीपी में किया गया है। आंसर इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से किसने कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो अधिवक्ता जो हरीश साल्वे थे उन्होंने किया था। आंसर बी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 की किस धारा में जो है वाणिज्यिक सरोगेसी को परिभाषित किया गया है? तो आंसर इसमें ये वाला सही हो जाएगा, धारा 2 के सब क्लास सी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत में कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो पहले 29 और 7 थे, लेकिन जब से ये जम्मू कश्मीर वाला पुनर्गठन अधिनियम हुआ है तो 2 केंद्र शासित बढ़ गए, और दादरा और नगर हवेली का जो कम हो गया तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। तो आंसर इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके निर्वाचन में मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन जो है ड्यूलिज्म थ्योरी का प्रवर्तक है? तो ड्यूलिज्म थ्योरी के जो प्रवर्तक हैं वो ड्यूगिट है। आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, संविधान के प्रवर्तन में आने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख बात जो है उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान पर निर्णित किया था? तो जितेंद्र नाथ बनाम गुप्ता बिहार राज्य का मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से यूएन चार्टर का कौन सा अनुच्छेद जो है घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 2 को क्लास 7 है वो संबंधित है, और जो 23 है वो शिक्षा परिषद की स्थापना के संबंध में बताता है। 51 आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम IFC में सम्मिलित होते हैं? तो ये जो है सभी सम्मिलित होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अध्यक्ष और कर्मचारी सभी सम्मिलित होते हैं इसमें। आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, उत्तराखंड दिवस या राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, बीमा संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI की अधिकतम सीमा जो है कितनी की गई है? तो अधिकतम सीमा जो है 49% से 74% बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारत के संविधान में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो उपबंध है वो किस धारा में किया गया है? तो धारा 224A में किया गया है। धारा 224 में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 225 में जो है वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। 223 में भी कार्यकारी न्यायिक न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, और धारा 224 में अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 किस तिथि से प्रभावी हुआ है? तो मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो 19 सितंबर से ही प्रभावी माना जाएगा, क्योंकि जब धारा 1 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके जो प्रावधान है वो 19 सितंबर 2018 से ही लागू समझे जाएंगे, लेकिन 31 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन अगर आप लोगों को होता है तो आप लोग धारा 1 जो है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 1 को पढ़ें, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो है 19 सितंबर 2018 से इसका प्रभाव रहेगा। तो इन्फोर्समेंट जो है 19 सितंबर 2018 से रहेगा। तो आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी, आंसर सी है। इंदु मल्होत्रा जो वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस के एस पुत्तास्वामी रिटायर्ड बनाम भारत संघ का मामला कितने न्यायाधीशों के द्वारा जो है निर्धारित किया गया? तो ये मामला बहुत ही चर्चित रहा, आधार कार्ड से संबंधित था, जिसमें 9 न्यायाधीशों की बेंच थी। तो इसमें आंसर जो है बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में के को जोड़ा गया है? तो 51A में के को जोड़ा गया था और 21A भी जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, जहाँ पर यह प्रावधान किया गया था निःशुल्क शिक्षा का, और ये माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा का 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को उचित शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएं। तो आंसर इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1954 में स्थापित किया गया था, जिसमें 3 लोगों को दिया गया था। सबसे पहले थे भूपेन हजारिका और सीवी रमन, राधाकृष्णन, 3 लोगों को दिया गया था सबसे फर्स्ट टाइम पे 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच जे कानिया यानी कि हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के जो प्रथम महान्यायवादी हैं वो MC सीतलवाड़ हैं, और जो इसमें वर्तमान में है वो के वेणुगोपाल हैं। तो प्रथम पूछ रहा है तो आंसर इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एच जे कानिया ऊपर पूछ ही चुका है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, अंतर्राष्ट्रीय विधि का शब्द जो है इम्बार्गो किस मूल का है? तो जो है ये स्पेनिश मूल का है, इसमें आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का सृजन किसने किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो सृजन शब्द है वो जो है जर्मी बेंथम ने किया था, आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि GV मावलंकर थे, आंसर इसमें भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो प्रथम राष्ट्रपति थे। MC सीतलवाड़ प्रथम महान्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णित किया है कि किसी गोरखा नागरिक को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभियोजित नहीं किया जाएगा? तो ये भी बहुत ही चर्चित मामला रहा है। तो इसमें असम राज्य है जहाँ पर गोरखा नागरिक जो है निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, आंसर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने लोक न्याय की अवधारणा को शामिल किया है? तो लोक न्याय की अवधारणा के संबंध में प्रावधान जो है MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए हैं, और जो DK बसु का मामला है, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल गिरफ्तारी से संबंधित है। विशाखा बनाम राजस्थान का जो मामला है वो महिला के उत्पीड़न से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध जो है राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य आरोपित करता है? तो 48A जो अनुच्छेद है और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों में जो दिया गया है 51G दिया गया है, इन दोनों में जो है
पर्यावरण संरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। सभी अधिनियमों में धारा 1 में उल्लिखित किया गया है, लेकिन हमारे संविधान में जो है धारा अनुच्छेद 393 में दिया गया है कि जिसमें ये कहा गया है कि संविधान जो है भारत का एक संविधान होगा। 393 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, भारत के संविधान के निम्नलिखित घटकों यानी फीचर्स में कौन सा आयरिश के संविधान से लिया गया है। यानी आयरिश जो है इसका परिवर्तित नाम जो है वो आयरलैंड, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो मूलभूत कर्तव्य हैं वो तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और जो मूल कर्तव्य हैं, मूलभूत अधिकार अमेरिका के संविधान से, मूलभूत कर्तव्य जो हैं यूएसएसआर रसिया से लिए गए हैं, और जो राज्य के नीति निषेध तत्व हैं डीपीएसपी का प्रावधान जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसमें आंसर डी वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने उत्तराखंड सिविल जज एग्जाम जो 13 मार्च 2022 को संपन्न हुआ है, तो कंप्लीट पेपर को हम लोगों ने डिस्कस किया, एनालिसिस किया और सभी सेक्शंस को डिटेल से समझा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और आगामी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ से। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।